सबों को झारखंडी जोहार। आई एम सुमन किरो। अब तक हमने केमिस्ट्री के सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 34 तक का हल कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 35 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 ये सॉलिड स्टेट से है। 3 नंबर का सवाल है द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम इज 7.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इफ द यूनिट सेल इज ए क्यूब विथ एज लेंथ ऑफ 289 पिकोमीटर। डिटरमिन द टाइप ऑफ द यूनिट सेल। एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम इक्वल टू 52 ग्राम पर मोल। ओके, तो ये सॉलिड स्टेट से सवाल है, यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट कर लीजिएगा। जब भी न्यूमेरिकल बनाते हैं क्या क्या दिया हुआ है उसको आप नोट कर लें। तो डेंसिटी दिया हुआ है 7.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्रोमियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है 52 ग्राम पर मोल। और एज लेंथ अर्थात ए, क्यूब का एज लेंथ ए बराबर दिया हुआ है 289 पिकोमीटर। पिको का मतलब होता है 10 टू द पावर -12, ये होगा 289 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। चूँकि डेंसिटी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में है और इसीलिए क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो इसको हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 289 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। अब यहीं पर आप वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकाल लीजिएगा। ओके, ए क्यूब बराबर होगा इसका क्यूब, तो इसको क्यूब करते हैं 289 इंटू 289 इंटू 289 करते हैं तो आता है 24137,569। ठीक है, इसको आपको लिटरली मल्टीप्लाई करना होगा इनटू, है ना, 10 टू द पावर -10 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा -30 और सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम इसको है ना छोटा बनाएंगे, छोटी संख्या के रूप में लिखेंगे। ये तो छोटी संख्या है ही, तो क्या करेंगे, डेसिमल को हम 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा रहे हैं। ठीक है, तो 10 टू द पावर में -30 था, यहाँ -23 हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली हो गया 2.4 इंटू 10 टू द पावर -23 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यदि आप इसको ऐसा ही रहने देंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए आप इसको, है ना, इसका अप्रोक्सीमेशन कर लीजिएगा। ओके, हम जानते हैं सॉलिड स्टेट में डेंसिटी इक्वल टू ZM बाय ए क्यूब इंटू अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर है कि ये जो क्रोमियम है वो कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होगा। तो उसके लिए हमको कैलकुलेट करना होगा Z। ठीक है, Z होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। आप जानते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए Z का वैल्यू होता है 1, BCC के लिए होता है 2, FCC के लिए होता है 4। तो यहाँ हम Z का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर 1 आता है तो हम कहेंगे कि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होता है। अगर 2 आएगा तो हम कहेंगे कि ये BCC में क्रिस्टलाइज होता है। अगर 4 आएगा तो हम कहेंगे ये FCC में क्रिस्टलाइज होता है। ओके, तो Z बराबर हो जाएगा रो इंटू ए क्यूब इंटू NA डिवाइडेड बाय M। अब वैल्यूज़ को लगा देंगे 7.2 इंटू 4.2 इंटू 10 टू द पावर -23 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, जो कि अवोगाड्रोस नंबर है, डिवाइडेड बाय 52। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर -23 और 10 टू द पावर +23 कैंसिल हो गया। अब बचा 7.2 इंटू 4.2 इंटू 6.022 डिवाइडेड बाय 52। तो ये आता है अप्रॉक्सीमेट, ये आता है 104.06016
डिवाइडेड बाय 52, इसको भी आप अप्रोक्सीमेशन कर लीजिएगा। 104.06016 बराबर हो जाएगा 104, तो 104 बाय 52, 52 2 जार 104, तो Z बराबर हो गया 2। ओके, सिंस द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 2, देयरफॉर द यूनिट सेल इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC। ठीक है, ठीक। अब जाते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड सेकेंड ऑर्डर इन B। तो कोई रिएक्शन है जिसका ऑर्डर है विथ रेस्पेक्ट टू A है 1, फर्स्ट ऑर्डर है, एंड विथ रेस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट B ये है 2 है, ऑर्डर 2 है। इसका मतलब है ये जो रिएक्शन है वो होगा A + 2B गिविंग प्रोडक्ट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर A1 उसमें दिया है राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो जाएगा -d मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय dt, दिस इज इक्वल टू, है ना, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसलिए ये हुआ -d इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय dt, दिस इज इक्वल टू, अब इसका स्टोइकियोमेट्री है 2, ये होगा -1/2 d मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय dt, दिस इज इक्वल टू, अब इस राइट साइड में आप लिखिएगा रेट का एक्सप्रेशन यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके अनुसार हो जाएगा K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पावर 2। ठीक है, द लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि द रेट ऑफ any chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of reactants raised to the power of their stoichiometric coefficient। तो उसी के अनुसार इधर रेट का एक्सप्रेशन लिख देना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन कहता है हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज ट्रिपल। मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन को, B का कॉन्सेंट्रेशन को यदि हम 3 गुना बढ़ा देंगे तो नया रेट क्या होगा, रेट पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो B का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा, कितना गुना बढ़ेगा वही हमको कैलकुलेट करना है। ओके, so when the concentration of B is tripled, that is concentration of B equal to 3B, then the new rate will be K into concentration of A into concentration of 3B power 2। तो ये हो जाएगा 3 3 जार 9, तो 9 हो गया K A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये तो है इनिशियल रेट, है ना, ये है इनिशियल रेट। तो क्या होगा, जो नया रेट होगा वो इनिशियल रेट का 9 गुना होगा, उसी को लिख देना है द रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। ओके, ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज कोलरस लॉ। ओके, गलती से वहाँ पर क्वेश्चन में, है ना, उसके नीचे लिखा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 41 का है शायद। ओके, वो सवाल क्वेश्चन नंबर 41 का है, तो उसको बाद में बनाएंगे। ओके, व्हाट इज कोलरस लॉ। अब जाते हैं कोलरस लॉ के माध्यम से ना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, साथ ही साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स भी कोलरस लॉ के माध्यम से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो व्हाट इज कोलरस लॉ।
कोलरस लॉ का स्टेटमेंट है द इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनिट डाइल्यूशन sorry is equal to the sum of molar conductivities of cations and anions. एग्जाम्पल, यदि हम सोडियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन, ये जो नोट दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं इनफिनिट डाइल्यूशन, ओके, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट इनफिनिट डाइल्यूशन बराबर हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस एट इनफिनिट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस एट इनफिनिट डाइल्यूशन। ठीक है, फिर चूंकि यह 3 नंबर का है इसलिए स्टेटमेंट केवल लिख के मत छोड़ देना, कम से कम 2 एप्लीकेशन लिखना। यहाँ पर मैं 4 एप्लीकेशन आपके लिए लिख दिया हूँ। इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफिनिट डाइल्यूशन। ठीक है, इस एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं 2013 और 2017 में। तो जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अलग से वीडियो बनाऊंगा उस समय इनका एक प्रत्येक को मैं, है ना, डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ इस सवाल के लिए वो ज़रूरी नहीं है। सेकेंड एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं, इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किस हद तक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो पाता है उसका कैलकुलेशन करने के लिए होता है। थर्ड, इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। फोर्थ, इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब जो सॉल्ट बहुत कम घुलनशील होते हैं, है ना, जैसे सिल्वर क्लोराइड ना, ये सब बहुत कम सोल्यूबल होते हैं। तो इनका सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कोलरस लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम जाएंगे अगला सवाल 38, कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके, तो ये जो 3 इक्वेशन है, तीनों ही इक्वेशन हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, और इसीलिए तीनों ही रिएक्शन में मैंगनीज डाइऑक्साइड मेन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, मुख्य प्रोडक्ट होगा। तो ऐसे सवाल में पहले से दिया हुआ है तो आपको इधर राइट साइड का बैलेंस करना होगा। ओके, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड, ओके, H2S होता है रेड्यूसिंग एजेंट, इसलिए H2S का रिडक्शन हो जाएगा, क्या में होगा, सल्फर में, प्लस पोटासियम का क्या होगा, पोटासियम बनेगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस H2O। ओके, अब बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ भी 2 लिखना होगा। सल्फर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखना होगा। ओके, अब पोटासियम 2 बार है तो यहाँ लिखेंगे 2 बार, 3H2 6 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पर है, यहाँ लिख देंगे 2। ओके, ठीक, अगला है बी नंबर में भी मेन प्रोडक्ट मैंगनीज डाइऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है, MnO2 प्लस KiO3 प्लस KOH। ठीक है, फिर इसको भी बैलेंस कर देना है। तो यहाँ 2 है, इधर यहाँ पर लिखेंगे 2। ओके, K 2 बार है, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, तो बैलेंस है। आयोडीन 1 बार है। ओके, अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बार है, तो पोटासियम 2 और 1 3 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है, तो यहाँ लिख देंगे 2। ओके, ऑक्सीजन हो गया 4 और 1 5, 2 दूना 4, 4 और 4 दूना 8 और 1 9, यहाँ 2 दूना 4, 4 3 7, 7 2 9। ओके, ये भी हो गया। सी नंबर, यहाँ भी मेन प्रोडक्ट मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस
ओके, यहाँ बनेगा पोटासियम हो जाएगा KOH, ओके, प्लस H2SO4। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 मैंगनीज, यहाँ 3, कुल मिलाकर 5 हो गया। पोटासियम है 2 बार, तो यहाँ पर 2 बार, ओके, पोटासियम 2 बार, ओके। 1 मिनट, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ MnSO4 है, इसलिए यहाँ होगा K2SO4, ओके, K2SO4। तो पोटासियम तो 2 बार है इधर, यहाँ भी हो गया 2 बार। अब SO4, एक SO4 तो यहाँ है, यहाँ 3 SO4 है, मतलब यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप न केवल कंप्लीट करेंगे लेकिन उसको बैलेंस भी करेंगे, ठीक है, बैलेंस भी करेंगे। ओके, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये फॉर्मूला सवाल में दिया हुआ है, कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, तो ओके, ठीक। तो यहाँ भी डेटा बना लेते हैं। कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का द्रव्यमान दिया हुआ है 30 ग्राम, मोलर मास दिया हुआ नहीं रहता है, फॉर्मूला दिया हुआ रहता है, वहाँ से आपको कैलकुलेट करना है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 59 प्लस, ये होल 2 ट्वाइस है, 2 इंटू नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का 16 प्लस 6 इंटू H2O का मोलर मास 18। तो ये हो जाएगा 59 प्लस 2 इंटू 14 प्लस, है ना, 3 16 जार 48 प्लस, है ना, 6 18 जार 108। ये हो जाएगा 59 प्लस 2 इंटू 62 प्लस 108, तो आता है 291। वॉल्यूम दिया हुआ है 4.3 लीटर। अब जानते हैं मोलारिटी। मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका हम लिख सकते हैं मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास बाय मोलर मास, तो ये हो जाएगा मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वैल्यूज को लगा देंगे, 30/291 डिवाइडेड बाय 4.3, तो ये होगा 30/291 इंटू 1/4.3, तो ये होगा 30 डिवाइडेड बाय 291 इंटू 4.3, ये आएगा 1251.3। दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 300/12513। 300 को 12513 से डिवाइड करने पर आता है 0.0239 मोल्स पर लीटर, ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार से, है ना, हमारा हो गया ये 3 नंबर वाला सवाल। 35 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 39 तक 3 नंबर वाला सवाल। अब आगे है ये 40 और 41 बाकी है, ठीक है, ठीक। इसको उतार लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स with reference to number 1 atomic radii, number 2 oxidation state, number 3 ionization enthalpy and number 4 electron gain enthalpy। ओके, तो 40वां सवाल से शुरू होता है 7 नंबर वाला सवाल। 7 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, एक्चुअली इसी सवाल में, एक ही सवाल में 4 सवाल है, पता नहीं मार्किंग कैसे होगा। 7 नंबर का है और सवाल 4 है। ओके, एनीवे, तो हमको ग्रुप 15 एलिमेंट्स का जनरल
कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक रेडी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो एटॉमिक रेडी अब जानते हैं पीरियोडिक टेबल में, है ना, किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होता है, ठीक है, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। उसी को लिख देना है। तो इसमें क्या होगा, ग्रुप 14 के बाद ये आता है ग्रुप 15, है ना, नाइट्रोजन फैमिली। तो क्या होगा, द एटॉमिक रेडी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होता है। ओके, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। तो क्या होगा, जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो नए नए शेल्स बनेंगे, नए नए शेल्स जुड़ते जाएंगे तो क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये बढ़ेगा। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। ओके, दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा उसको बताने के लिए आपको बताना होगा कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसी से हमको पता चलेगा कि इनका ऑक्सीडेशन का रेंज क्या होगा। ओके, तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज नियरेस्ट इनर्ट गैस NH2NP3। ओके, तो इस से पता चल रहा है कि इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2 प्रकार से अपना अष्टक पूरा कर सकता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या 5 इलेक्ट्रॉन त्याग करके। यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा। यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपना अष्टक पूरा करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चलता है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स रेंजेस फ्रॉम -3 to +5, या -3 से +5 तक होता है। ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट का देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पूछ रहा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अगला जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। ओके, एटॉमिक साइज बढ़ता है। इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ओके, हाउएवर दीज हैव मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स। Why? It is due to the extra stability arising from completely filled configuration of s orbitals and exactly half filled configuration of p orbitals। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि s ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है और p ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ भरा है। ठीक है, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 3 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 का आधा 3। तो वैसे ऑर्बिटल, वैसा कॉन्फ़िगरेशन जिसमें ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भरे होते हैं या एग्जैक्टली हाफ भरे होते हैं वो अधिक स्टेबल होता है। तो चूंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से है इसलिए क्या होगा, ये अधिक स्टेबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने के लिए हमको अधिक आयोनाइजेशन, अधिक एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, ठीक। चौथा सवाल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू
एन आइसोलेटेड गैसियस आइटम, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। अब चूंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, Np4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये स्टेबल है, NH2Np4 से NH2Np3 स्टेबल है, और इसीलिए ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा। इसीलिए क्या होता है, these elements have more electron gain enthalpies than group 16 elements. Why? It is due to the extra stability arising from completely filled and exactly half filled configuration of s and d orbitals. It decreases down the group, ये भी down the group decrease होगा, क्यों होगा, due to increase in atomic size. एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो उसमें अधिक इलेक्ट्रॉन है ना, अधिक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकता है, और इसीलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगा, ठीक है। इसी का अथवा में दिया है, ओके, अथवा में दिया है स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन, ओके। अगला है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, और में दिया है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अभी 2-3 साल से है ना, एक स्ट्रक्चर लिखने वाला एक बड़ा सवाल रहता है, ओके। तो पहला है S6, ठीक है, पहला सवाल है S6, S8, S6, S8 या S6, यही में से पूछा जाता है, ओके। तो इसका स्ट्रक्चर है, ओके, ये हो जाएगा यहाँ पर S, इस टाइप से, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फॉर्मेशन टाइप का, ओके। ये हो गया S6 का। दूसरा है XeOF4, जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। तो क्या करना है, यहाँ पर सेंटर में जेनॉन लगा देना है, और इधर स्क्वायर के चारों कॉर्नर में एक एक फ्लोरीन लगा देना है, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर प्लेनार। अब ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ लगाओ या ऊपर लगाओ, ऑक्सीजन का बॉन्ड हमेशा 2 होता है। फिर यहाँ पर एक लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। सी है H2SO3, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड, ऑक्सो एसिड्स का जब भी स्ट्रक्चर बनाते हो, सल्फर का बॉन्ड बनाना है 6, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 1। तो इसमें 3 ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, ओके। यहाँ पर एक लोन पेयर, तो सल्फर का बॉन्ड होगा 1 2 3 4, इसको हम एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड है ना, उधर बनाएगा इधर बना सकता है, ओके। तो 1 2 3 4 5 6। फिर है H2S2O8 पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है पर ऑक्सो, मतलब यहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्ड S और डबल बॉन्ड O, ओके, इधर भी डबल बॉन्ड O,
OH, 1 2 3 4 5 6, ठीक वैसा ही इधर भी ये हो गया परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इसके बाद है P4, ठीक है। P4 का स्ट्रक्चर होता है P P P P, ठीक है, सबको जोड़ देना है। सब में एक एक लोन पेयर होगा। ओके, उसके बाद है H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO2। जब भी फास्फोरस का ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हो, फास्फोरस का बॉन्ड 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। एक डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। ओके, इस प्रकार से कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ OH लिखे यहाँ H, OH को यहाँ भी लिख सकते हैं ना, ये तीनों को ऊपर इसको नीचे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर उतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक OH ग्रुप है, इसलिए ये मोनोबेसिक एसिड है। एक साल पूछा था H3PO2 इज ए मोनोबेसिक एसिड, एक्सप्लेन। तो अगर वैसा सवाल पूछा जाएगा तो आप इसका स्ट्रक्चर बना लेना, उसके बाद बोलना कि सिंस इट कैन प्रोड्यूस, it can release only one H plus, therefore it is a monobasic acid, EFG। G है H3PO3, H3PO3 सल्फ्यूरस एसिड। तो यहाँ भी एक P डबल बॉन्ड O तो होगा ही होगा। ओके, 2 OH बॉन्ड और ये हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5। ओके, ये है डाइबेसिक एसिड, 2 OH ग्रुप है, ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में नहीं हटेगा, ठीक है। ये OH में जुड़ा हुआ हाइड्रोजन H प्लस के रूप में हटेगा, तो ये 2 H प्लस प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए ये डाइबेसिक एसिड है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब जाते हैं लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 41। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए है फिंकेलस्टेन रिएक्शन, ठीक है। ये हाइलो अल्केन एंड हाइलो अरीन चैप्टर से है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में आया है, कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है। तो फिंकेलस्टेन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन chloroalkane or bromoalkane is heated with sodium iodide or potassium iodide in the presence of acetone, then iodoalkane is formed. Okay, this reaction is known as Finkelstein reaction, ठीक है। एग्जाम्पल इधर यहाँ पर लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल फिंकेलस्टेन रिएक्शन का। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2Cl प्लस NaI, ठीक है, असीटोन, हीट, तो सिंपल द्विविस्थापन अभिक्रिया, आयोडोमिथेन प्लस NaCl। क्लोरोइथेन की जगह में ब्रोमोइथेन भी ले सकते हो, कोई भी ब्रोमोइथेन, ठीक है, सिंपल से सिंपल और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हो, है ना। 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, दिस प्लस KI मान लिया हम लिए, हीट किए इन द प्रेजेंस ऑफ असीटोन, तब बन जाएगा CH3C CH3 CH3 CH2I प्लस KBr। तो इस प्रकार हाइलाइट का एक्सचेंज होता है, क्लोरीन या ब्रोमीन के स्थान पर आयोडीन आ जाता है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकेलस्टेन रिएक्शन।
ठीक है, ठीक। अगला है रोजेनमंड्स रिडक्शन। क्या है रोजेनमंड्स रिडक्शन? रोजेनमंड्स रिडक्शन एक मेथड है एसिड क्लोराइड को अल्डिहाइड में बदलने का। इसमें एसिड क्लोराइड का कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन किया जाता है ना, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन होता है। इसमें कैटलिस्ट होता है पैलेडियम डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट, और इस कैटालिटिक मिक्सचर को क्विनोलिन से पॉइजन किया जाता है। ठीक है, क्विनोलिन से पॉइजन किया जाता है। ओके, उसी को यहाँ पर लिखा हूँ। When acid chloride is reacted with hydrogen gas in the presence of palladium deposited over barium sulfate, then an aldehyde is formed. The catalytic mixture is poisoned by adding a small amount of quinoline. Okay, this reaction is known as Rosenmund's reduction. यह है इसका जनरल इक्वेशन है ना। एग्जाम्पल, साथ में एग्जाम्पल लिखना है, कम से कम एक एग्जाम्पल तो लिखना। अगर हम लेते हैं इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड प्लस H2 ED BaSO4 क्विनोलिन। ठीक है, क्विनोलिन तो बन जाएगा असीटाल्डिहाइड प्लस HCl। तो क्लोरीन के जगह में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन Cl के साथ। एक्चुअली क्विनोलिन को HCl को हटाने के लिए यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। क्विनोलिन के जगह पर पिरिडीन भी यूज़ किया जाता है। ओके, अगर आप लेंगे बेंजोइक एसिड का क्लोराइड तो ये होगा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड प्लस H2 ओके PD BaSO4 क्विनोलिन। ओके, तो बनेगा बेंजाल्डिहाइड C6H5COH प्लस HCl। ठीक है, तो कई बार पूछा गया है, ये ऐसा इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ये या ये तीनों में से कोई एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। पूछेगा कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, या बोलेगा कि वो कौन सा रिएक्शन है जिसके माध्यम से एसिड क्लोराइड का रिडक्शन अल्डिहाइड में होता है, वो होता है रोजेनमंड्स रिडक्शन। ठीक, अगला नंबर है कानिज़ारोस रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये जो रिएक्शन है यह सिर्फ अल्डिहाइड का रिएक्शन है, कीटोन का रिएक्शन नहीं है। और ये वैसा अल्डिहाइड का रिएक्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जब इस प्रकार के अल्डिहाइड को कॉस्टिक अल्कली ना, कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटास के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होता है, जिसके फलस्वरूप अल्कोहल बनता है और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। आप जानते हैं अल्कोहल का अल्डिहाइड का रिडक्शन करने से अल्कोहल बनता है, ऑक्सीडेशन करने से एसिड बनता है, वही रिएक्शन है। द अल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन undergo self oxidation and reduction to form a mixture of alcohol and salt of carboxylic acid upon heating, गर्म करने पर क्या के साथ, with caustic alkalis like sodium hydroxide or potassium hydroxide. This reaction is known as Cannizzaro reaction. इधर लिखना known as Cannizzaro reaction. ओके, एग्जाम्पल तो जैसे फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जिस कार्बन में डबल बॉन्ड O है उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो इसको ठीक है NaOH, इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल, तो अल्कोहल हो जाएगा CH3OH है ना, मिथेनॉल प्लस
HCOONA, है सोडियम मिथेनोएट या सोडियम फॉर्मेट। ओके, तो ये एसिटिक एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब का ये रिएक्शन नहीं है। ओके, ऐसा ही अगर हम लेंगे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल प्लस NaOH, ओके, तो बन जाएगा CH3 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 CH2OH प्लस इसी का कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण, ओके, सोडियम सोल्ट COONA, ठीक है। ओके, तो इसको बोलते हैं कानिज़ारोस रिएक्शन। ओके, अगर आप इसको नहीं लिख पाएंगे तो और एक बताता हूँ, कम से कम एक उदाहरण देना। C6H5COH, C डबल बॉन्ड OH प्लस, ओके, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के जगह में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, C6H5CH2OH, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल प्लस C6H5COOK, पोटाशियम बेंजोएट। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं कानिज़ारोस रिएक्शन। ओके, अगला है इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन, ये रिएक्शन है अल्काइल बेंजीन्स का, लेकिन इस लेवल में हम सिर्फ टोल्यूइन का ही स्टडी करते हैं, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली वहाँ पर लिखा है कि टोल्यूइन का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो फॉर्मल तो बनता है बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। अगर टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन हॉट के MnO4 के साथ करते हैं तो बेंजोइक एसिड बनता है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाता है। ओके, टोल्यूइन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड to form benzaldehyde. This reaction is known as Itard reaction. ठीक है, ठीक। इसी का अथवा में दिया है, अथवा में और एक सवाल है। तो एक्चुअली अंतिम के दो बड़े सवाल का अथवा भी दिया हुआ रहता है। हाँ, लेकिन जब आप सिलेक्ट करेंगे उस समय, है ना, ऐसा नहीं करना कि एक सवाल का जवाब, है ना, एक क्वेश्चन से दिया और दूसरा सवाल लिया अथवा वाला सवाल से, वैसा नहीं होता है ना। ओके, तो अगर आप इसको हल करेंगे तो ABCD पूरा ABCD तक हल करना है, ये नहीं कि यहाँ का A बनाया और अथवा वाला का B बनाया, ऐसे नहीं। ओके, सवाल है आइडेंटिफाई X, Y एंड Z इन द फॉलोइंग। ओके, ये नंबर है CH3COOH SOCl2, तब बनता है X, है ना, यहाँ पर X लिखा हुआ है, X। फिर इसका अभी हमने पढ़ा H2PD BaSO4, रोजनमंड्स रिडक्शन करते हैं तब Y बनता है। तो X और Y क्या होगा, तो इसको आप दो प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, X बराबर दिस, Y बराबर दिस। लेकिन इसका अच्छा तरीका है इक्वेशन को ही लिख देना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बनेगा एसेटाइल क्लोराइड, तो ये हो गया तुम्हारा X, इसके नीचे लिख देना X। इसका हम रोजनमंड्स रिडक्शन करेंगे तो बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड, तो ये हो गया Y। ओके, B नंबर है CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr, ठीक है। इसमें HBr ऐड करेंगे तो X बनेगा, फिर इसको
KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो Y बनेगा, तो X और Y क्या है, यही है सवाल। तो ये सिंपल एडिशन रिएक्शन है, एक कार्बन में जोड़ देना हाइड्रोजन और दूसरा में जोड़ देना ब्रोमीन, तो ब्रोमो इथेन बन गया। तो यही है आपका X। ओके, इसमें हम KCN जोड़ देंगे, ठीक है, एक्चुअली अल्कोहलिक KCN, तो विस्थापन अभिक्रिया होगी, बन जाएगा इथाइल साइनाइड, ठीक है, सायानो इथेन। एकदम आसान सा सवाल है। सी नंबर है प्रोपीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड मीडियम में तो X बनेगा, फिर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7H+ से, तो है ना Y बनेगा, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई करना है मार्कोनिकॉफ्स रूल। H2O का एडिशन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल के साथ को फॉलो करते हुए एडिशन होगा। तो OH जुड़ेगा इसमें और H जुड़ेगा इसमें, तो बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो बनता है कीटोन, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का करते हैं तो बनता है कीटोन, तो हमारा कीटोन होगा असीटोन और यही है Y। ओके, डी नंबर है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, है ना, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करेंगे SnHCl, तो उधर दिया है सवाल में Z क्या है, तो SnHCl का रिडक्शन करेंगे, SnHCl से रिडक्शन करेंगे नाइट्रोबेंजीन का तो बन जाएगा अनिलीन, ठीक है, अनिलीन, ओके, NH2, ऑक्सीजन हट जाएगा, प्लस इधर लिख देना। अगर सिंगल स्टेप वाला दिया है तो उधर साइड प्रोडक्ट को भी लिख सकते हो, प्लस H2O, है 2H2O। ओके, तो इस प्रकार से हमारा सेट 1 केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया। ऐसा ही मैं आपके लिए लाऊंगा सेट 2 का, ठीक है, क्योंकि मैं अभी YouTube में नया हूँ इसलिए मुझे बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। यदि आपको मेरे इन वीडियोस से हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी यह जानकर, इसीलिए आप कमेंट्स में कुछ ना कुछ अवश्य लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोस बनाते रहेंगे। ओके, बाय।